हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, हिस्ट्री चल रहा था गुप्त साम्राज्य। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा, इसके पहले का वीडियो गुप्त साम्राज्य पर था और आज भी गुप्त साम्राज्य ही चल रहा है। थोड़ा लंबा चैप्टर है गुप्त साम्राज्य, एक दो वीडियो और आएगा गुप्त साम्राज्य पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं आज का पॉइंट क्या है। गुप्त साम्राज्य जहाँ से एंड किया था हमने, वहाँ से उसके बाद से अब देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्कंदगुप्त चल रहा था, स्कंदगुप्त के बारे में देखिए क्या पढ़ रहे हैं। स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया, है ना। स्कंदगुप्त के काल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। हुनों का आक्रमण कब शुरू हुआ? स्कंदगुप्त के काल में, है ना। स्कंदगुप्त के काल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। और देखिए, अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त था, है ना। अंतिम गुप्त शासक कौन हो गए? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्र कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। अब आगे देखते हैं। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या होती थी? देश होती थी। ये देखिए, है ना। गुप्त साम्राज्य की, ये जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो वो थी देश। देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। और इस देश के जो गुप्त साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी, जिसको देश बोलते थे, और उस देश के शासक को क्या कहा जाता था? गोपना। गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी मित्र? भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। तो यहां पर दो क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य में सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते थे? तो छोटी इकाई को बोलते थे प्रादेशिक इकाई को देश बोलते थे। और जिसके शासक, देश के शासक कौन होते थे? गोपना, है ना। देश के शासक गोपना होते थे। और एक दूसरी प्रादेशिक इकाई थी जिसका नाम भुक्ति था, और भुक्ति के शासक कौन होते थे? तो उपरिक, है ना। भुक्ति के शासक को उपरिक बोलते थे। तो भुक्ति और उपरिक, भुक्ति और उपरिक। और दूसरा क्या था इधर? देश के साथ क्या था? गोपना, है ना। देश का शासक कौन होता था? गोपना होता था, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी। भुक्ति के नीचे कौन होती थी? विषय नामक प्रशासनिक इकाई। देखिए, भुक्ति के नीचे क्या होती थी? विषय नामक, है ना। विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख कौन होते थे? विषयपति। ये भुक्ति के नीचे का बात है ना, कि भुक्ति के नीचे विषय नामक, भुक्ति से जो नीचे था एक विषय नामक प्रशासनिक इकाई थी। किस नाम से? विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी। और इसके प्रमुख कौन होते थे? विषयपति। विषय के प्रधान विषयपति होते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। पुलिस विभाग का, जो पुलिस विभाग होता था, सुरक्षाकर्मी, पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। क्या कहलाता था? दंडपाशिक। यह है कि पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी, है ना। पुलिस विभाग जो हुआ, उसके जो मुख्य अधिकारी होते थे, उनको क्या बोलते थे? दंडपाशिक। क्या कहते थे? दंडपाशिक कहा जाता था। आगे देखते हैं। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। देखिए, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या बोलते थे? चाट एवं भाट, है ना। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। किसमें? गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य में, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी, उसको क्या बोलते थे? ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता था? ग्राम सभा द्वारा। ग्राम का प्रशासन, है ना, ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। जो ग्राम सभा का मुखिया होता था, वो क्या कहलाता था? ग्रामिक। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। एवं अन्य सदस्य को महत्तर कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। देखिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। एवं अन्य सदस्य को महत्तर बोलते थे। बाकी सदस्यों को क्या बोलते थे? महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई पेठ कहा जाता। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्राम समूह होती थी, ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते थे? पेठ। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। यह गुप्त साम्राज्य की बात हो रही है। गुप्त साम्राज्य में जो है, ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। आगे देखते हैं। गुप्त शासक कुमारगुप्त, है ना। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर
ताम्रपत्र में, है ना, भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा क्या कहा जा रहा है। देखिए मित्र, गुप्त शासक कौन थे? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में, कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी, जमीन का बेच जो होता है, जमीन को बेचना, वो भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। तो कहां पर? गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में, तांबे के पत्र पर जमीन का जो बिक्री उक्री किया हुआ था उसका जो है क्रियाकलापों का, जमीन की बिक्री क्रियाकलापों का उल्लेख मिला है, उल्लेख है। अब आगे देखते हैं। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गुप्त साम्राज्य में या गुप्त वंश में भू राजस्व कुल का कितना उत्पादन जो है, कितना भाग हुआ? भू राजस्व जो है भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग होता था? तो 1/4 भाग से 1/6 भाग, है ना। गुप्त साम्राज्य के काल में भू राजस्व जो होता था कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग कितना होता था? 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्त साम्राज्य के लिए पूछा जाएगा कि भू राजस्व कितना होता था? तो 1/4 से 1/6 भाग गुप्त साम्राज्य में। आगे देखते हैं। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। देखिए आर्थिक उपयोगिता, है ना, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर गुप्त वंश जो भूमि थी उसको 4 भाग में बांटा गया था। देखिए 5 भाग में बांटा गया था। ये कौन कौन से भाग हैं जमीन के, इसको समझिए। पहला है क्षेत्र, है ना, क्षेत्र, ये कृषि करने योग्य भूमि थी। क्षेत्र क्या था? कृषि करने योग्य। जो क्षेत्र होता था वो कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। कब कहते थे? गुप्त साम्राज्य में। और देखिए दूसरा है वास्तु। वास्तु भूमि वैसी होती थी, वास करने योग्य भूमि, जिसमें कि निवास किया जा सकता है, तो वास करने योग्य भूमि क्या कहलाती थी? वास्तु। और तीसरा है चरागाह। चरागाह भूमि का अर्थ हुआ पशुओं के चारा योग्य भूमि, है ना। पशुओं के चारा के लिए जो भूमि है वो कौन सी भूमि है? चरागाह भूमि है। और चौथा था सील। सील क्या था? सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, मतलब ऐसा भूमि जो कि जोतने योग्य नहीं है या फिर जिसमें फसल उत्पादन नहीं हो सकता, उस भूमि को क्या बोला जाता था? गुप्त साम्राज्य में सील कहा जाता था, ठीक है ना, सील। और 5वां है अपृहत। अपृहत भूमि जो होता था, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। जंगली भूमि को क्या बोलते थे? अपृहत, है ना। गुप्त साम्राज्य में जंगली भूमि को क्या बोलते थे? अपृहत। तो मित्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों पांचों भूमि जो दिया गया है गुप्त साम्राज्य का, इसमें से पूछा जाएगा गुप्त साम्राज्य में ऐसी भूमि जो जोती नहीं जा सकती थी, क्या नाम था? उसको क्या बोलते थे? तो उनको सील बोलते थे। गुप्त साम्राज्य में ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसका क्या कहता था? तो उसको अपृहत कहते थे। क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसको खेती करने योग्य भूमि कहा जाता था? तो क्षेत्र को। फिर वास करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? तो वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। तो ये इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे आ सकता है। और अगली वीडियो में हम लोग फिर गुप्त साम्राज्य का जो अभी 1-2 वीडियो होगा उसके बाद ये लास्ट हो जाएगा, फिर आगे जो चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे। आज हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।